अच्छा, क्या होता है रिफ्यूजल और रिजेक्शन ऑफ समथिंग रिक्वेस्टेड और नीडेड। ठीक है, क्लेम में कोई चीज जो है रिफ्यूजल हो, पे करने से उसको इनकार कर दिया, या कोई और चीज जो है रिक्वेस्ट कर रही है इंश्योरेंस, तो वो क्लेम जो है वो पे नहीं कर रही। ठीक है, अब मेडिकल बिलिंग के अंदर डिनाइल क्या होता है, रिफ्यूजल होता है इंश्योरेंस कंपनी का टू पे द हेल्थ केयर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। टेकिंग रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट द डिनाइल इज डिनाइल मैनेजमेंट। ठीक है, डिनाइल क्या था कि रिफ्यूजल हुआ पेमेंट का, और डिनाइल मैनेजमेंट क्या होगा कि जो डिनाइल है उसके अगेंस्ट जो हम करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं उसको खत्म करने के लिए और उस क्लेम को पे कराने के लिए, वो जो एक्शन है वो डिनाइल मैनेजमेंट है। ठीक है, अब हम डिफरेंट किस्म के डिनाइल्स पढ़ेंगे कि किन रीजन से क्लेम्स डिनाई होते हैं, और ऐसा डिनाई अगर हमारे पास आता है तो हमने क्या करेक्टिव एक्शन लेना। ठीक है, सबसे पहले है CO16, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन क्या है रिक्वायर्ड है किसको, इंश्योरेंस को क्लेम को प्रोसेस करने के लिए। अब वो क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, हमेशा जो डिनाइल कोड होता है उसके साथ एक रिमार्क कोड भी होता है, तो वहां पे वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो वाली चीज जो है वो बता देते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन उसे क्या चाहिए। एडिशनल इंफॉर्मेशन किस तरह की होती है जो इंश्योरेंस को चाहिए होती है, जैसे ड्रग नेम, डोजेज, ड्रग का नेम यह है कि अगर कोई इंजेक्शन लगा हुआ है तो उसमें कौन सी दवाई लगी हुई है, कितनी लगी हुई है, उसकी डोजेज कितनी है, ये वाली चीज होगी। ऑफिस नोट्स, उसका मतलब मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे। फिर उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बेनिफिट डिटर्मिनेशन। तो हमने पहले देखा है कि बेसिकली डिनाइल क्या होता है, रिफ्यूजल के, कोई भी क्लेम पे करने से रिफ्यूजल होता है, और जो डिनाइल्स को हम उस पे डिनाइल्स के ऊपर करेक्टिव एक्शन लेते हैं उसको डिनाइल मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास डिनाइल आया CO16, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड फॉर एजुकेशन, यानी क्लेम को प्रोसेस करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मांग रहा है। ठीक है, फिर एडिशनल रिमार्क कोड में हमने कहा है कि वो पता भी चल जाता है कि क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे ड्रग, आप जो मेडिसिन लग रही है उसकी उसकी आपको नाम, उसकी डोजेज चाहिए होती है। उसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है कोई और, जैसे ऑफिस नोट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए हो सकते हैं। फिर रेंडरिंग और जो है रेफरिंग प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है। मोर स्पेसिफिक करेक्ट बिलिंग कोडिंग एरर अगर हो तो फिर मिसिंग अप्रोप्रिएट मॉडिफाइड डायग्नोस्टिक और प्रोसीजर कोड हो सकता है। इंश्योरेंस नीड टू इन्फॉर्म फ्रॉम द पेशेंट फॉर द, कोई इंश्योरेंस को इंफॉर्मेशन पेशेंट से डायरेक्टली चाहिए। ठीक है, उसको क्या चाहिए होता है, ज्यादातर W9 फॉर्म चाहिए होता है। W9 फॉर्म वो होता है कि फर्स्ट टाइम इनिशियली अगर प्रोसेस करिए, पहली दफा इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस करने जा रही है तो उसको एक फॉर्म चाहिए होता है, उसका नाम W9 फॉर्म होता है, वो उसको पेशेंट से चाहिए होता है। पेशेंट पहले जमा कराता है क्लेम प्रोसेस करने से पहले इंश्योरेंस को, अगर उसने ना जमा कराया हो तो इंश्योरेंस मांगती है उससे। अब ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, ये सारी चीजें हमारी EOB के रिमार्क कोड में लिखी हुई होंगी कि इनमें से कौन सी चीज चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या कहते हैं कि इस पे करेक्टिव एक्शन क्या होगा, उस पे करेक्टिव एक्शन ये होगा कि अगर इस तरह का कोई डिनाई आपके पास आता है, सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ द एडिशनल रिमार्क कोड ऑन द EARA अंडर द कोड ऑफ 16। पहले 16 का कोड है, उसके अंदर जो एडिशनल रिमार्क कोड है, एडिशनल रिमार्क कोड किस तरह से होते हैं कि M16, M13, एन, ये मतलब ऐसे करके आ रहे होते हैं कोड्स। जब हम लोग करेंगे प्रैक्टिकली तो हम लोग EOBs को देखेंगे तो हमें रिमार्क कोड्स भी आराम से नजर आ जाएंगे कि एडिशनल रिमार्क कोड्स कौन से हैं। ठीक है, हमने क्या करना है कि ERA या EOB में से एडिशनल रिमार्क कोड देखना है, और अगर हमें रिमार्क कोड मिल जाता है तो हमें जो करेक्टिव एक्शन है उस रिमार्क कोड के अकॉर्डिंग ही लेना है। ठीक है, नोट्स चाहिए मेडिकल नोट्स तो वो भेज देंगे। पेशेंट से इंफॉर्मेशन चाहिए तो पेशेंट को कहेंगे कि W9 फॉर्म जमा करवा दो। अगर उसको CPTs या
DX के अंदर मसला आया तो हम उसको रीचेक करेंगे अपने मेडिकल रिकॉर्ड से कि हमने सही लगाए हुए। कोई मॉडिफाइड चाहिए तो मॉडिफाइड, वो सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी कि क्या मांग रहे हैं। ठीक है, वो जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए इंश्योरेंस को, हम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे उसे, और हमने क्या करना है, रीबिल कर देना है करेक्टेड क्लेम। करेक्टेड क्लेम का मतलब होता है कि जो हमारा इनिशियल क्लेम प्रोसेस हुआ है उसका क्लेम नंबर जो होता है उसका रेफरेंस डाल के हम दोबारा से क्लेम भेजते हैं, ताकि इंश्योरेंस को पता चले कि हमने करेक्टेड क्लेम बिल किया है, दोबारा डेट ऑफ सर्विस दोबारा ऐसे ही नहीं बिल कर दी। अगर दोबारा हम करेक्टेड क्लेम नहीं बिल करेंगे, ICN नहीं डालेंगे, इनिशियल क्लेम नंबर होता है ICN, अगर वो नहीं डालेंगे तो इंश्योरेंस उसको डुप्लीकेट कर देगी, क्लेम को कहेगी डुप्लीकेट पहले भी मेरे पास आया था, मैंने प्रोसेस कर लिया है। ठीक है, अब ये होता है कि हमारी तमाम जितनी भी कमर्शियल इंश्योरेंसेज हैं उनमें क्या होता है, करेक्टेड क्लेम जाता है, सिर्फ मेडिकेयर में करेक्टेड क्लेम नहीं जाता। मेडिकेयर में हर दफा सबमिशन के ऊपर क्या होता है, न्यूली क्लेम जाता है, नया क्लेम जाता है, उसमें ICN नहीं डालते। मेडिकेयर में ICN नहीं डालते, बाकी सब में ICN डालते हैं। ऐसा ही सब अच्छा, ठीक है कोई मसला नहीं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट जो डिनाई है वो है CO18। ठीक है, CO18 में क्या है, डुप्लीकेट सर्विसेज। डुप्लीकेट सर्विसेज जैसे हमने अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया था ना कि अगर अगर क्या हो के हमने करेक्टेड क्लेम नहीं बिल किया तो हो सकता है कि वो कहे कि डुप्लीकेट है। उसी तरह से बहुत सारे रीजन होते हैं। डुप्लीकेट का मतलब होगा 2 दफा क्लेम सबमिट हो गया, CO18 होगा तो इसका मतलब है डुप्लीकेट है क्लेम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि डुप्लीकेट होने के रीजन क्या हो सकते हैं। The charges submitted to the insurance for the process having the already been considered। पहले भी वो डेट ऑफ सर्विस सबमिट करवा दी, किसी ने एक दफा बिल आया था 2 दफा बना दिए। ठीक है, एक ही दफा सर्विस परफॉर्म हुई थी लेकिन 2 दफा बना दी है। ठीक है, तो क्या होगा, डुप्लीकेट होगा, बार बार तो नहीं पे करेगा ना वो इंश्योरेंस। फिर क्या है, प्रीवियसली कंसिडर फॉर द पेशेंट रीजन में बी काजेज द डुप्लीकेट। इसके अलावा क्या है, इन मोर देन वन क्लेम इज सबमिटेड फॉर द सेम हेल्थ केयर प्रोसीजर फॉर द सर्विसेज डिनाइड बिकॉज ऑफ द पेमेंट ऑलरेडी मेड। अभी अभी इसकी एक और रीजन हो सकती है, एक और रीजन हो सकती है, एक तो क्लेम 2 दफा हमने बना दिया, दूसरा 2 दफा हुई थी सर्विसेज, एक्चुअल में 2 दफा ही हुई थी सर्विसेज, लेकिन हमने क्या किया, मॉडिफायर के बगैर सबमिट करा दिया। हमारी अगर एक दिन में एक ही तरह की सर्विसेज एक ही डॉक्टर परफॉर्म करेगा तब हम 76 का मॉडिफायर लगाएंगे। अगर और जब डिफरेंट प्रोवाइडर करेंगे एक सर्विस तो 77 का मॉडिफायर लगाएंगे। हो सकता है कि इन मॉडिफायर को आगे पीछे कर रही हो, 76 दूसरे में जा रहा हो, 77 दूसरे में जा रहा हो। बहरहाल अगर एक सर्विस एक से ज्यादा दफा होती है तो हमेशा अगर एक ही हॉस्पिटल में हो रही है, एक ही डॉक्टर कर रहा है तो तब भी मॉडिफाइड जाएगा, और एक ही हॉस्पिटल में दूसरा डॉक्टर कर रहा है तब भी मॉडिफाइड जाएगा। ठीक है, मॉडिफाइड जाएगा तो मॉडिफाइड से पता चल जाएगा कि ये सर्विस एक से ज्यादा दफा परफॉर्म हुई है तो इसको सेपरेटली ही पे किया जाए, दूसरी के साथ डुप्लीकेट ना किया जाए। ठीक हो गया। पहला रीजन तो ये था कि हमारे पास बिल एक था लेकिन हमने बनाया 2 दफा। दूसरी दफा ये था कि सर्विसेज 2 दफा बिल होनी थी, एक्चुअली परफॉर्म हुई थी लेकिन हमने मॉडिफाइड नहीं लगाया था। तीसरा रीजन जो अभी मैंने बताया था कि हमने क्लेम को रिसबमिट कराया लेकिन करेक्टेड नहीं कराया, ऐसे नहीं लगाया, तो वो क्या हो जाएगा, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का कोई भी अगर रीजन आ जाते हैं तो हमने क्या करना है, नेवर सिंपली रिसबमिट द क्लेम डिनाइड sitting on the reason duplicate claim because it will be get the denied again। हम सिर्फ डुप्लीकेट के रीजन को देखे तो ऐसे नहीं सबमिट करा सकते, दोबारा डुप्लीकेट होगा। आप क्या कहते हैं कि रीसबमिट बिफोर रीसबमिटेड द क्लेम चेक द स्टेटस ऑफ द प्रीवियस। हमेशा कहते हैं कि डुप्लीकेट क्लेम से पहले अगर कोई डिनाई हुआ तो डिनाइल का रीजन क्या होगा, वो डुप्लीकेट से पहले वाला जो जो उस पे एक्शन, मतलब लाइक क्लेम अगर एक दफा आपको डुप्लीकेट का डिनाई आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि हमेशा इससे पहले प्रोसेस हुआ होगा क्लेम। ठीक है, जब डुप्लीकेट ये बात हमेशा पे हुआ है, डिनाई हुआ है, लेकिन कुछ एक दफा पहले प्रोसेस किया होगा, तो हम क्या करेंगे, क्लेम स्टेटस देखेंगे। सबसे पहले क्लेम स्टेटस देख लेंगे कि इनिशियली क्लेम के ऊपर क्या हुआ, पे हुआ था, डिनाई हुआ था, क्या हुआ, ये हमने डुप्लीकेट में देखना है। जैसे वहां पे रिमार्क कोड देख रहे थे, यहाँ पे हमने क्या करना है, इनिशियल क्लेम का स्टेटस देखना है कि पहली दफा उस पे क्या हुआ। फिक्स द क्लेम सबमिटेड विद द करेक्टेड इन्फॉर्मेशन, और हमने क्या करना है कि हमने वो जो डुप्लीकेट से पहले वाला डिनाइल रीजन है उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, अगर तो पहला पेड निकल आता है हमारे पास तो हम पेमेंट पोस्ट करके तो बस हमारे डुप्लीकेट को इग्नोर कर देंगे। मेक श्योर द अप्लाई द करेक्ट इंडिकेटर व्हाइल सबमिटिंग द मॉडिफायर। करेक्ट इंडिकेटर का मतलब यही होता है कि आप डुप्लीकेट का क्लेम अगर है
तो करेक्टेड क्लेम आईसीएन के साथ सबमिट कराएंगे तो उसमें यहाँ पे होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर में होता है कि 7 एक बॉक्स होता है, चेक करना होता है हमें करेक्टेड क्लेम में, कुछ में हमने सिर्फ आईसीएन डालना होता है, कुछ में ऑप्शन होता है ओरिजिनल क्लेम या रिप्लेसमेंट क्लेम, तो हमने रिप्लेसमेंट करना होता है, ठीक है, अगर करेक्टेड क्लेम करते हैं। ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट है, ये समझ आया। डुप्लीकेट का क्लेम, डुप्लीकेट का डिनायल जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ऐसे है कि असल में वो डुप्लीकेट का डिनाइल दे रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में उसका डिनाइल का रीजन कोई और होता है जो हमें फाइंड आउट करना होता है इनिशियल स्टेटस देख। तो वहां से डिनाइल या पेमेंट या पहले जो हुआ था डुप्लीकेट से पहले वाली जो बात हुई थी, हम उस बात को फोकस करेंगे कि वो क्या होगी, क्योंकि अभी तो वो कह रहा है कि मैंने पहले कर लिया भाई, मैं अभी नहीं देखूंगा। आगे हमारा CO4 है। CO4 प्रोसीजर कोड इज इनकंसिस्टेंट विद मॉडिफाइड या मॉडिफाइड रिक्वायर्ड। अब इसके 3 रीजन हैं। एक तो मॉडिफाइड और प्रोसीजर कोड मिसमैच, उस प्रोसीजर कोड के साथ वो मॉडिफाइड जाता ही नहीं, तो हमने उसके साथ सिंक कर लिया। ये चीज हम कहाँ से चेक करेंगे? कोडिंग के सॉफ्टवेयर से, इनकोडर प्रो है, CCI एडिट है, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी बिलिंग कंपनीज काम करती हैं उनके पास ये कोडिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें प्रोसीजर कोड और मॉडिफाइड डाल के तो पता चल जाता है ये इसके साथ जाना चाहिए या नहीं। फिर उसके बाद क्या कि मॉडिफाइड इज नॉट अप्रोप्रिएट टू डिस्क्राइब द परफॉर्म सर्विसेज, सर्विसेज के साथ वो जो मॉडिफाइड हमने लगा के भेजा वो नहीं जाना चाहिए था। और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि हमें मॉडिफाइड लगा के भेजना चाहिए था, हमने नहीं भेजा, ठीक है। अव्वल सर्विसेज के साथ वो मॉडिफाइड जाता ही नहीं था, दूसरा मॉडिफाइड जो गया वो सही नहीं था, तीसरा मॉडिफाइड जाना नहीं चाहिए था, हमने भेज दिया। और हमने नहीं भेजा, जहां जाना चाहिए था वहां ना भेजा हो तब भी वो डिनाई होगा, जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाना चाहिए वहां भेज दिया तब भी डिनाई, और जहां चाहिए था वहां नहीं भेजा तब भी डिनाई। हर केस में मॉडिफायर जहां चाहिए होगा वहां भेजना होगा, जहां नहीं चाहिए होगा वहां नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब इसके सजेस्टेड एक्शन उसने ये बताया कि वन शुड बी रिव्यू द पेशेंट अकाउंट क्लेम टू सी द सबमिटेड इंफॉर्मेशन डिटरमाइंड फ्रॉम CCI एडिट इनकोडर प्रो, ये सॉफ्टवेयर्स हैं which are modified is actually describing the performed services, ensure the necessity appropriate modified are appended, देखें कि जहां पे जरूरत है वहां पे लगाएं, resubmit a claim with appropriate modified, और क्या करें जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां से मॉडिफाइड हटा दें और जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे लगाएं और फिर उसे सबमिट करा दें, ठीक है, रीसबमिट करा दें। ये है इसका करेक्टिव एक्शन। ये चीज समझ आई? समझ आ रही है कुछ डिनाइल? अब हमारे पास आया CO22। CO22 क्या होता है? कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट, COB लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट। देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हम कहते हैं कि उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लो, फलाने के साथ कोऑर्डिनेट कर लो, यानी तुम और वो दोनों, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट का मतलब है कि इंश्योरेंस के बेनिफिट जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, यानी कहीं दो इंश्योरेंसेस, किसी बंदे के पास दो इंश्योरेंसेस हैं, मतलब नाम से ही जाहिर है कि दो इंश्योरेंसेस होंगे उसके पास। कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट का डिनायल तब आता है जब हमारे पास हमने एलिजिबिलिटी चेक की और हमने देखा ही नहीं कि पेशेंट की प्राइमरी इंश्योरेंस कौन सी थी और सेकेंडरी कौन सी थी, हमने बस जो भी हमें मिली हमने उसको बिल कर दिया। जिसको हमने बिल किया वो उसकी प्राइमरी इंश्योरेंस नहीं थी, वो उसकी सेकेंडरी इंश्योरेंस, तब वो क्या करेगी? वो डिनाई कर देगी COB से, वो कहेगी कि कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट हो रहा है, मैं इसकी सेकेंडरी इंश्योरेंस हूँ, इसकी प्राइमरी इंश्योरेंस को बिल कर। और प्राइमरी इंश्योरेंस का कैसे पता चलेगा? जब हम एलिजिबिलिटी पहली दफा डेमोग्राफिक बनाते हुए हम सबसे पहले कह रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू साइकिल कहाँ से चेक हो रहा है? हाँ यही है ना, सारा हमारा वहीं से चेक हो रहा है ना, कि जहाँ पे डेमोग्राफी से रजिस्ट्रेशन हो रही है और एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन हो रही है। पहले पहली चीज में ही हमने गलती की थी, रेवेन्यू साइकिल की डॉक्टर ऑफिस ने की थी, उसके बाद हमने भी की, कि जो उसकी प्राइमरी इंश्योरेंस थी ही नहीं हमने उसको सबमिट करा दिया, ठीक है। समझ आई ये चीज? और एलिजिबिलिटी में पता चल जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी की इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसके अलावा क्या है, अब वो बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन बेनिफिट विद द पेशेंट इज कवर्ड बाय द मोर देन वन इंश्योरेंस प्लान, then patient has to determine which insurance plan has primary payment responsibility and which plan act as a secondary. The denial may be received if patient has another insurance which covers the services as primary, हमने secondary को बिल कर दिया था और कोई और प्राइमरी थी, पेशेंट हैड नॉट अपडेटेड द COB इंफॉर्मेशन। अब क्या किया, पेशेंट के पास दो इंफॉर्मेशन वो थी, इंश्योरेंस थी, हमने एलिजिबिलिटी चेक की, हमारे पास भी नहीं आई सेकेंडरी, हमने चेक की अपनी तरफ से, दो इंश्योरेंस थी, दोनों हमारे पास कुछ भी नहीं स्टेट, दोनों प्राइमरी आ रही,
हमने उसको सेंड कर दिया। अब उसमें क्या मसला है, उसमें मसला ये है कि पेशेंट ने ही नहीं अपडेट कराई हुई अपनी इंश्योरेंस, उसने अपनी इंश्योरेंसेज में से किसी एक को प्राइमरी और सेकेंडरी रखा हुआ ही नहीं है। कोई कोई पेशेंट बहुत चालाक होते हैं, वो सोचते हैं कि अगर हमने दूसरी को सेकेंडरी रख लिया तो वो थोड़ा पे करेगी तो दोनों ज्यादा पे करेगा। अब उनको ये नहीं, मतलब अपनी तरफ से तो चालाकी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि इंश्योरेंस भी पे नहीं करेगी भैया, वो भी इंश्योरेंस है। तो वो समटाइम्स ये करते हैं डॉक्टर पेशेंट। और अब इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में हमने पेशेंट को कांटेक्ट करना है, पेशेंट को बिल करना है और उसको कहना है कि आप अपना सीओबी अपडेट कराएं। ठीक है, तो ताकि वो अपनी बताए हमें कि प्राइमरी है सेकेंडरी है। फिर एक और सिनेरियो है जिसमें सीओबी का डिनायल आता है, वो इस तरह से आता है कि आपकी प्राइमरी इंश्योरेंस ने क्लेम प्रोसेस किया, पे किया और कुछ सेकेंडरी का पोर्शन को इंश्योरेंस छोड़ दी। ठीक है, को इंश्योरेंस की 20% कोई अमाउंट उसने छोड़ दी और हमने सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल भेज दिया। सेकेंडरी इंश्योरेंस को बिल भेजते वक्त हमें हमेशा प्राइमरी इंश्योरेंस का की ईओबी साथ में सबमिट करानी होती है कि प्राइमरी इंश्योरेंस ने प्रोसेस किया था क्लेम और इतना पे कर लिया और इतना छोड़ा है आपका पोर्शन। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी इंश्योरेंस को प्राइमरी इंश्योरेंस की ईओबी के बगैर क्लेम सबमिट कराएंगे तो वो भी नहीं करेगी, वो सोचेगी मुझे प्राइमरी समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस को जब हम क्लेम सबमिट कराते हैं तो जो टोटल चार्ज अमाउंट्स होती है वो उसको आती है, उसको रिमेनिंग अमाउंट नहीं आती। ठीक हो गया, तो वो क्या होता है, अगर हम सेकेंडरी इंश्योरेंस को सेकेंडरी के पोर्शन के लिए बिल कर रहे हैं लेकिन हम प्राइमरी इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन साथ में नहीं लगा रहे, उसकी पेमेंट की पूरी डिटेल नहीं लगा रहे, तो वो क्या करेगी, सीओबी का डिनायल करेगी। ठीक है, करेक्टिव एक्शन क्या है, वेरीफाई करें प्लेन एलिजिबिलिटी, कंसल्ट करें सीओबी सेक्शन को, सीओबी का सेक्शन एलिजिबिलिटी में होता है, इंश्योर दैट द करेक्ट प्राइमरी इंश्योरेंस फॉर द पेशेंट हैज बीन बिल्ड, इन केस ऑफ मिसिंग प्राइमरी पेमेंट इंफॉर्मेशन टॉक टू द ईडीआई सबमिशन टीम। ये डिफरेंट टीम्स हैं जो हमें ईओबीस निकाल के दे सकती हैं। ठीक है, तो इन टीम से कांटेक्ट करके हम प्राइमरी की ईओबी सेकेंडरी को भेज सकते हैं। इफ द सीओबी इंफॉर्मेशन इज नॉट अपडेटेड बाय द पेशेंट तो बिल करेंगे पेशेंट को, रिजेक्शन टाइप 9 है 19 है। 19 रिजेक्शन टाइप का मतलब होगा कि हम एक्चुअल में तुम्हें बिल नहीं कर रहे इन सर्विसेज के बदले में, बल्कि हम तुमसे सीओबी अपडेट कराने की रिक्वेस्ट कर। ठीक है, तो ये जो रिजेक्शन टाइप 19 है वो हर सॉफ्टवेयर में नहीं होती। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर में होती है, किसी में नहीं भी होती। तो इतना नहीं हार्ड एंड फास्ट के रिजेक्शन टाइप 19 ही होगी। हम पेशेंट को बिल करते हुए ये भी लिख सकते हैं, जब हम उसको बिल करते हुए स्टेटमेंट में नोट्स लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट अ बिल, काइंडली अपडेट योर सीओबी। ठीक है, तो हम लिखेंगे तो उसे जब स्टेटमेंट आती है, जो प्रिंट निकलती है स्टेटमेंट, तो उसके ऊपर हमारी वो स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं वो लिखी हुई आ जाती है। हम जब लिखते हैं ना दिस इज नॉट अ बिल, तो इसका मतलब है हम तुम्हें बिल नहीं कर रहे हैं, ये पैसे तुमसे नहीं मांग रहे, हम ये कह रहे हैं कि अपनी सीओबी अपडेट। क्योंकि जब उसको हम बिलिंग में प्रोसेस में डालते हैं तो उसके उसमें ही स्टेटमेंट्स जाती है पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को तभी एक नोट जाएगा, एक लेटर जाएगा, तो लेटर में वो उसको सीओबी की रिक्वेस्ट की होगी, ईमेल के थ्रू। हाँ, स्टेटमेंट उसकी पोस्टल एड्रेस पे जाती है। तो इसलिए जब हम लोग डेमोग्राफिक में एड्रेस अपडेट करते हैं तो उस वक्त भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हमने एक घर की जगह दूसरा घर ना वहां पे ना जारी हो पेशेंट की स्टेटमेंट। अगर पेशेंट की स्टेटमेंट वहां पे चली गई तो एक तो स्टेटमेंट जाएगी, एक बात के पेशेंट को नहीं मिलेगी स्टेटमेंट। दूसरा सबसे ज्यादा मसला ये है कि अगर पेशेंट की स्टेटमेंट चली गई किसी और पेशेंट को तो उसकी उसका क्या होगा, उसकी पीएचआई ब्रीच हो जाएगी। उसके पास ना पहुंचने का इतना गम नहीं है जितना किसी और के पास पहुंचने का होगा। मैं 1 मिनट
होगा, आउट पेशेंट के लिए इतना होगा, मतलब सारा लिखा होता है। तो अब क्या होता है कि बेनिफिट मैक्सिमम फॉर दिस पीरियड हैज बीन रीच्ड का मतलब ऐसे होता है कि जैसे हम एक साल में एक दफा कोई सर्विस ले सकते थे, जैसे हमारे एनुअल विजिट्स होते हैं, हम साल में एक दफा ले सकते थे। हमने एक दफा ले लिया, इंश्योरेंस ने पे कर दिया, और जब हमने इंश्योरेंस ली थी ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। हम अगर वो वाली सर्विसेज दोबारा ले रहे हैं तो वो एक दफा ही पे हो सकती है ना, या साल में कोई सर्विस 2 दफा पे हो सकती है। 2 दफा हमने हमने वो सर्विस ले ली है, तीसरी दफा दोबारा वो सर्विस बिल करेंगे तो वो पे नहीं होगी। ठीक है, हालांकि इंश्योरेंस एक्टिव है, सब कुछ है, लेकिन चूंकि वो हमारी उसमें था, हमारा जो बेनिफिट था वो हो चुका हुआ था, वो हम कवर कर चुके हुए थे या उसकी लिमिट को पहुंच चुके हुए थे, तो उसके बाद वो सर्विस जो है वो कवर नहीं। पेशेंट को ही बिल करेंगे ना, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं था कि मेरी सर्विस है नहीं है, तो करवा क्यों रहता डॉक्टर के पास। जिस चीज में डॉक्टर की गलती होगी वो डॉक्टर वो सारी चीजें एडजस्ट कराएगा, ठीक है, उसके लिए पेशेंट को बिल नहीं करेगा। अगर पेशेंट की गलती है उसमें तो फिर पेशेंट को पे करना होगा उसकी, ये बात मतलब माइंड में रखना कि जिस जहाँ पे उसके एंड की, प्रोवाइडर के एंड की चीजें जाती हैं, नेग्लिजेंस जाती है, फिर प्रोवाइडर नहीं पैसे लेगा, माफ करेगा, मुफ्त में करेगा काम। ठीक है, अब क्या कि लाइफ टाइम मैक्सिमम इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द पेशेंट विच बाउंड द अमाउंट दैट कैन बी पेड। ठीक है, a policy period each insurance policy has been lifetime maximum reason patient annual benefits for the services billed has been exhausted। एनुअल बेनिफिट का मतलब है कि एनुअली जितनी सर्विसेज, जो अभी हमने एग्जांपल लिया है कि जो जितनी दफा वो सर्विस ले सकता था या जितनी अमाउंट की सर्विस ले सकता था, जैसे अगर मैं $10,000 की सर्विसेज ले सकती हूँ, मैं पहली दफा ही साल के शुरू में ही बीमार होकर 2 दफा 3 दफा एक्सीडेंट करा के तो मैंने 10,000 पूरे कर दिए, तो पूरे साल में तो मैंने तो अपना अपना कोटा पूरा कर लिया है ना। ठीक है, उसके बाद नहीं होगा। फिर क्या कि मैक्सिमम बेनिफिट क्रॉस फॉर द स्पेसिफिक सर्विसेज, किसी एक सर्विस के लिए भी हो सकता है, लेकिन जैसे होता है सर्जरीज के लिए लिमिट थी मेरी, आउट पेशेंट के लिए लिमिट थी, बाकी बाकी चीजों के लिए लिमिट बची हुई है, मैं बाकी सर्विसेज ले सकती हूँ डॉक्टर से, लेकिन उस स्पेसिफिक सर्विस को नहीं ले सकूंगी, वो नहीं पे करेगा, क्यों, कंप्लीट हो गई है। इंश्योरेंस हैज पेड द मैक्सिमम अमाउंट अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट लिमिट एंड कैन नॉट पेड द मोर, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। अब क्या करना है, जैसे वन शुड बी रिव्यू द पेशेंट अकाउंट claim to see the submitted information is correct। अगर देखा है हमने कि सबमिटेड इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, यानी कि जिस जो रीजन वो बता रहा है, हम क्या देखें, एलिजिबिलिटी देख के देखेंगे बेनिफिट्स हो चुके हैं सारे, इतना हो गया, करेक्ट है, डिनाइल का रीजन सही है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को बिल कर देंगे। ठीक है, इतना काफी है, काफी है। B7 आसान था। B7 क्या है, द प्रोवाइडर वॉज नॉट सर्टिफाइड और एलिजिबल टू पेड फॉर दिस प्रोसीजर। डॉक्टर की स्पेशलिटी कोई और है, सर्विसेज कोई और है। ठीक है, अगर कोई आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट आपके गुर्दे चेक कर रहा हो, ऐसी सर्विस हमने बिल की हो ईएनटी के अंडर जो गुर्दों की हो, तो जाहिर है डेफिनेटली वो उसकी स्पेशलिटी की सर्विस ही नहीं थी। ठीक है, जो डॉक्टर वो स्पेशलिटीज की सर्विसेज कवर नहीं कर रहा उसके लिए वो पे नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या डिनाइल रीजन क्या होता है, क्लेम डेट ऑफ सर्विस और द प्रायर प्रोवाइडेड मेडिकेयर इफेक्टिव डेट आफ्टर डेट ऑफ द टर्मिनेशन। अब उसमें एक और चीज हम देखेंगे, एक रीजन ये हो सकती है कि स्पेशलिटी ना हो, एक सर्विस ये हो सकती है कि आपकी इनरोलमेंट की जो डेट है वो उससे पहले की डेट ऑफ सर्विस हो, या आपकी इनरोलमेंट खत्म हो गई हो, इनरोलमेंट या क्रीडेंशियलिंग का भी टाइम ड्यूरेशन कभी कभी भी या इन चीजों का हो रही है प्रोसेस में, अभी हुई नहीं है, उससे पहले की सर्विस उसे बिल कर दी है, तो जब वो क्रीडेंशियलिंग उसकी हुई भी नहीं थी, उससे पहले वो सर्विस बिल करे तो इंश्योरेंस पे करेगी नहीं ना, उसके सामने तो वो उस डेट से इनरोल हुआ है ना, उस डेट से पहले वाली प्रायर नहीं करेगा, ये टर्मिनेट हो गई है उसकी इनरोलमेंट तो नहीं करेगा। उसी तरह से वो कह रहा है क्लिनिकल लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट अमेंडमेंट क्लियर सर्टिफिकेशन। क्लियर सर्टिफिकेशन एक सर्टिफिकेट होता है जो लैब्स के लिए लेना पड़ता है। अब वो सर्टिफिकेट होता है, उसका ड्यूरेशन होता है, 1 साल का दे दिया है या 6 महीने का दे दिया। अब क्लियर की सर्टिफिकेशन जो लैब के टेस्ट हो रहे हैं, सर्टिफिकेशन के पहले की कोई डेट होगी तब भी नहीं पे होगा, सर्टिफिकेशन खत्म होगी उसके बाद की कोई डेट होगी तब भी नहीं पे होगा। ठीक है, तब भी वो एलिजिबल नहीं शो होगा, क्योंकि जाहिर है उस वक्त तो उनके साथ था ही नहीं। फिर प्रोवाइडर वाज नॉट एलिजिबल टू परफॉर्म सर्विसेज, ये बात हम कह चुके हैं कि उसकी स्पेशलिटी से रेलिवेंट है। प्रोवाइडर में नो लॉन्गर टू बी पार्टिसिपेटिंग और इन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और बिल प्रोसीजर के लिए ये क्या है, पार्टिसिपेटिंग ही नहीं है, तो तब भी वो क्या करेगी, उसे
पे नहीं करेगी क्योंकि एलिजिबल है ही नहीं है ये। हमने क्या करना है, एनरोलमेंट के लिए वेरिफिकेशन एनरोलमेंट की तरफ करनी है, बाकी चीजों के लिए बाकी चीजों की तरफ देखनी है। हमने सबसे पहले कह रहा है वेरीफाई करनी है डेट ऑफ सर्विस, गलत तो नहीं बिल कर दी कहीं हमने, क्योंकि अगर वो एनरोल हुआ ही नहीं था तो वो वाली डेट ऑफ सर्विस में चेक किस लिए कर रहा था। इफ इट इज करेक्ट सबमिट द क्लेम विद करेक्शन, अगर करेक्ट नहीं है तो सबमिट करेंगे क्लेम करेक्ट। इफ द डेट ऑफ सर्विस इज करेक्ट व्यू द एनरोलमेंट इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट बेस्ड प्रोवाइडर। हमने एक पढ़ा था ना इसमें ये चेन ऑफ ओनरशिप थी, मेडिकेयर के लिए और था, मेडिकेड के लिए और था, डिफरेंट हमने पोर्टल्स पढ़े थे जिसमें हमने एनरोलमेंट सेंड की थी, एनरोलमेंट की रिक्वेस्ट जनरेट की थी एनरोलमेंट करवाने के लिए। वो पोर्टल यूज होते हैं, उसमें हम ये देख सकते हैं कि इसकी एनरोलमेंट कब से शुरू हुई थी, कब तक एनरोल, ठीक है, डेट देख सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं कि एनरोलमेंट की डेट के अंदर ही लाई कर रही थी हमारी डेट ऑफ सर्विस या आगे पीछे हो रही थी। फिर हमने क्या है कि प्रोवाइडर वाज नॉट सर्टिफाइड इफेक्टेड और डेट ऑफ सर्विस, अगर सर्टिफिकेशन है ही नहीं है तो फिर तो वो एलिजिबल ही नहीं था, फिर तो वो माफ करें ना पैसे, अब तो उसको नहीं मिल सकते। इफ द सबमिटेड प्रोसीजर इज बीइंग पेड प्रीवियसली देन इनिशिएट द कॉल फॉर, अगर ये है कि ये अभी डिनाई हो रहा है और इससे प्रीवियसली ये प्रोसीजर इस डॉक्टर को पे हुआ है तो फिर हम कॉल जनरेट करेंगे रिप्रोसेसिंग के लिए और रेफरेंस क्लेम देंगे कि भाई इस क्लेम में तो तुमने पे किया हुआ है, इस क्लेम में क्यों कह रहे हो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, समझ आई ये बात। अगर उसने उसी डॉक्टर का और कोई क्लेम जो है पे किया हुआ इसी सर्विस के लिए, इस पेशेंट का ना भी किया हो, किसी और पेशेंट का भी किया हो, लेकिन इसी सर्विस को पे किया हुआ है जो सर्विस हमने बिल किया अभी, तो हम ये क्लेम का रेफरेंस देंगे कि फलाने पेशेंट के फलाने क्लेम को तो तुमने पे कर लिया हुआ था, इसको क्यों नहीं कर रहे हो, या तो फिर उसके क्लेम को भी रिवर्स करेगा या फिर इसको भी पे करेगा। इन्फॉर्मेशन न्यू अकाउंट सेटअप, ये तो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, ये देखेगा क्रीडेंशियलिंग को देखता है, ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट सबका नहीं होता। ठीक है, इतना बहुत है मेरा ख्याल है। आगे हमारे पास क्या आ रही है, 24 आ रहा है रीजन, 27 आ रहा है, 100 आ रहा है, बी 15 आ रहा है, 29 आ रहा है, 50 आ रहा है, 96 आ रहा है, 31 आ रहा है, 109 आ रहा है, 204 आ रहा है, बी 16 आ रहा है, ये हमारे पास 34 है। हमने कितनी पढ़ी है, हम लोगों को पढ़नी चाहिए थी आज, हाँ लेकिन खैर आगे वाली आसान है। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मुश्किल, किसी में कंफ्यूजन हो? समझ आ रही है? अभी आप लोगों की इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी एग्जाम्स के बाद। हाँ प्रैक्टिकली ज्यादा सही समझ आएगा, ऑरली बैकएंड पे हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है तो प्रैक्टिकली करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, अगर एकदम से हम प्रैक्टिकल करने शुरू हो जाए हमारे हमें पीछे नहीं पता वो चीजें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ समझाने वाले सारे हैं, मतलब डिफरेंट लोग हैं, एक बंदा नहीं है, मतलब मैं सिर्फ पेमेंट्स को करवाती हूँ।